नमस्कार। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को रखते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आप जानते हैं पतझड़ के बाद अब ग्रीष्म ऋतु ने अपनी दस्तक दे दी है और गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं गर्मी के दिनों में हमें विभिन्न तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हीट स्ट्रोक या फिर पानी की कमी से होने वाली दिक्कतें। और आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामकेश परमार जी। डॉक्टर रामकेश परमार जी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही वो वहाँ फिजिशियन के तौर पर भी कार्यरत हैं। डॉक्टर रामकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे कि मौसम के मिजाज का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का असर पड़ता है। तो मौसम का हमारे मिजाज पर असर चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से किस तरीके से पड़ता है, आप हमें उसके बारे में समझाएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है राकेश जी। इस मौसम के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जैसा कि हमें पता है हमारा भारत देश एक मौसम परिवर्तनशील देश है, जिसके अंदर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश आती है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो यह भी एक बहुत सारे सिस्टम जिसमें आपस में बफर मिलता है, यानी कि परिवर्तन होते हैं, उनके बीच बैलेंस से बनी हुई है। चाहे बैलेंस पानी को लेकर हो, चाहे बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के हो, फूड को लेकर के हो, हर चीज़ का हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है। तो जिस तरह से हमारा प्रश्न है मौसम के परिप्रेक्ष्य में, जब मौसम बदलता है तो हमारी बॉडी का उस मौसम के अनुरूप बैलेंस भी चेंज होता है। जब हम बात करते हैं बारिश की, तो बारिश के अंदर अलग तरह का टेम्परेचर रहता है, अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। सर्दी में अलग तरह का माहौल रहता है, अलग तरह की परिस्थितियां। इसी तरह गर्मी के अंदर अभी गर्मी का समय आने वाला है, गर्मी चल रही है, तो इस समय पर जो बॉडी की मेंटेनेंस है उसका अलग सिस्टम रहता है। तो इस सिस्टम के अंदर सकारात्मक चीज़ें कहने का मतलब ये है, जब बॉडी का मेंटेनेंस और हमारा जो एनवायरनमेंट या मौसम समानांतर रहता है तो बॉडी मेंटेन करती है। बट जिस तरह से साइंस कहती है कुछ भी एक्सट्रीम होगा, टेम्परेचर के अंदर बदलाव है या फिर किसी भी कारण से बहुत कम टेम्परेचर हो या अधिक टेम्परेचर हो या बहुत अधिक हवा हो, कम हवा हो, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ेंगी। तो जब एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, चाहे वो हीट हो या विंटर सीजन में कोल्ड हो, ये बॉडी के अंदर आएंगी तो बॉडी के अंदर साइंटिफिकली चेंजेज होंगे और वो चेंज हमें कई बार साइंटिफिक रूप से ही बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे अभी सर गर्मी बढ़ रही है, तो जब एक पर्टिकुलर रेंज के बाद हमारी बॉडी के लिए जो टेम्परेचर होम्योस्टेसिस जरूरी है, जिसके अंदर हमारी बॉडी आराम से मेंटेन कर सकती है, उसके बाहर जाएगा, अगर बढ़ेगा तो बीमारी पैदा हो जाएगी और उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा के अंदर हीट स्ट्रोक, लू, हीट डिस्ट्रेस, हीट एंजाइटी, क्रैम्प्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे दो तरीके की समस्याएं मुख्य तौर पे देखने को मिलती हैं। एक, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, और दूसरा हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना। इन दोनों से किस तरीके से बचा जाए, या अगर ये हो जाए तो इनके सामान्य लक्षण क्या हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इसकी जानकारी, और आम जन को भी पता होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होने के कारण जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो उसके सिम्टम्स तो हम बात कर रहे हैं, जैसे गर्मी लगना या लू, वो एक स्टार्टिंग सिम्टम है। जब ये एक्सट्रीम पर चला जाता है, अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो वो हीट स्ट्रोक में बदल जाती है। सामान्य जो लक्षण हम बात करें तो लू के अंदर तो जैसे आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, आपके अंदर मसल्स पेन होने लग जाएगा, आपको थकावट होगी, इस तरह के सिम्टम्स, या आपको इवन नोजिया फील हो सकता है, आपको उल्टी का सा मन हो सकता है, जी मितला सकता है, कई बार लोगों को डिहाइड्रेशन के तौर पर इवन लूज मोशन, वॉमिटिंग भी हो जाती है। बट जब यह चीज़ एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम इन द सेंस टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया, आपकी बॉडी से वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गए, तो जब ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो पानी निकल जाएगा, सोडियम चला जाएगा, पोटेशियम चला जाएगा, उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इवन हम बात करें सिम्टम्स की तो हेडेक, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन बेहोशी जैसी हालत, मसल्स पेन, क्रैम्प्स, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये कॉमन लक्षण शरीर का सामान्य तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होता है, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर आप जाओगे तो आप इस तरीके की समस्याओं का सामना करना बिल्कुल पड़ सकता है, और अगर वो एक्सट्रीम हो जाता है तो उसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के अलावा और कौन कौन सी समस्या हैं जो हमें इन दिनों में आमतौर पर देखने को मिलती है?
बिल्कुल, देखिए जैसे कि मौसम बदल रहा है, बीमारियां बदलती हैं, तो इसी तरह से जो गर्मी के समय के अंदर कॉमन समस्याएं ये दोनों तरह की होती हैं। एक तो हीट रिलेटेड, जिसके अंदर लू हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट क्रैम्प्स हो गए, स्किन एलर्जीज बहुत कॉमन है, क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो स्किन बर्न, स्किन एलर्जी, दो समस्याएं ये हो सकती हैं। इसके अलावा अभी जो एब्डोमिनल कंप्लेन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड फूड पॉइजनिंग, ये भी कॉमन होती हैं। कारण यह होता है टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो फूड हम रखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है, कीटाणु अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग पैदा करता है। कॉलेरा, जो हम डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया, वो बहुत कॉमन होता है इस तरह के अंदर गर्मी के समय पर। तो आपका जैसे स्किन एलर्जीज हैं, कॉमन एलर्जी भी बहुत कॉमन होती है, क्योंकि धूल उड़ती है, धूल उड़ेगी तो जो लोग एलर्जेंस होते हैं उनमें अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया, लूज मोशन, क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक, इस तरह की समस्याएं कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। तो देखा जाए गर्मियों में तो बीमारियों का एक पूरा पैकेज मिलता है। हम तो समझते थे कि सर्दियों में ही इतनी बीमारियां होती हैं, ये तो गर्मियों में भी इस तरह। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। गर्मियों के अंदर बीमारियों का 8-10 तरह की बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, हाँ। यह बहुत कॉमन है। इस तरह सर्दियों में भी इस तरह से हो सकता है। और एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं इतना सा कह सकता हूँ कि पेट संबंधी बीमारियां गर्मी में कॉमन होती हैं, और फेफड़ों संबंधी या यूआरआई संबंधी बीमारियां सर्दियों में, श्वसन संबंधी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, वो सर्दियों में ज्यादा कॉमन होती हैं। और आपके पेट संबंधी समस्याएं, चाहे वो नोजिया है, उल्टी का मन होना है, लूज मोशन होना है, पेन एब्डोमेन होना है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होनी है, या लू लगना है, या फिर हीट क्रैम्प्स होने हैं, या हीट स्ट्रोक होना है, ये गर्मियों में कॉमन होते हैं। डॉक्टर साहब, हमने हीट स्ट्रोक के बारे में तो सुना है और आपने भी अभी हमें हीट स्ट्रोक के बारे में बताया है। एक स्पेसिफिक सवाल मैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पूछना चाहता हूँ कि क्या तेज गर्मी का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है, और क्या हीट स्ट्रेस जैसी कोई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अत्यधिक टेम्परेचर का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, और ये बड़ा विपरीत प्रभाव होता है। मैंने आपको बताया कि जब हीट स्ट्रोक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका एक एक्सट्रीम होता है, इवन की सीजर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। व्यक्ति के दिमाग पर इतना बड़ा इफेक्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, दौरे भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिविटी में बात करते हैं हम, तो इरिटेबिलिटी, अगर टेम्परेचर अधिक है, हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, एक लेवल का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी आप इरिटेबल होंगे, और अगर आप बहुत जल्दी, आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याएं भी उस एनवायरनमेंट में पैदा हो सकती हैं। तो अत्यधिक टेम्परेचर का मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल विपरीत फर्क पड़ता है, और एक सकारात्मक वर्क करने के लिए, चाहे वो माइंड का हो या फिजिकली हो या किसी तरह की वेलबींग के लिए, एक टेम्परेचर का उपयुक्त रेंज में होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, वहां पर एसी का तापमान बहुत कम है या एसी नहीं है, उन दोनों चीजों का ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर अधिक है तो आपकी ऊर्जा भी कम होगी, आप डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याओं से सफर कर सकते हैं, आप तनाव में आ सकते हैं, आप इरिटेबल हो सकते हैं। इस तरह की चीजों को ही हम हीट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस में बुनियादी फ़र्क ये है कि आपको अगर एब्डोमेन से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां अगर होती हैं तो हम उन्हें हीट स्ट्रोक की श्रेणी में रख सकते हैं, और अगर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां अगर आपको दिखाई देती है तो हम उन्हें हीट स्ट्रेस की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है कुछ हद तक, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक लेवल तक हैं, दैट आर द हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रोक इज एन ब्रॉड टर्म, it include the complication whole over the body. We can say that heat stress is a part of heat stroke. मतलब हीट स्ट्रोक है, उसके अंदर ही हीट स्ट्रेस आ जाता है, बट मानसिक समस्याएं तो हीट स्ट्रोक में भी होती हैं। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया, अगर व्यक्ति, वो भी हीट स्ट्रोक का ही असर है दिमाग पे, वो भी हीट स्ट्रोक का ही असर है। तो हीट स्ट्रेस है, वो एक सामान्य समस्या है दिमाग से रिलेटेड, जो कि हीट स्ट्रोक का ही पार्ट हो सकता है। ये है, बट हीट स्ट्रोक एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सिस्टम डिजीज हो जाती है गर्मी के कारण, जो पूरी बॉडी को प्रभावित करती है। डॉक्टर साहब, गलत लाइफ स्टाइल के चलते भी हम देखते हैं कि बहुत सारे रोग आजकल उत्पन्न हो गए, जैसे मधुमेह हो गया है, या फिर ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो गई हैं, या हार्मोनल चेंजेस से संबंधित बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से गर्मी के दिनों में बचा जा सकता है? राकेश जी, दर्शकों के लिए आपने बहुत ही काबिल तारीफ प्रश्न किया है, और एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से कुछ समय के अंदर हमारे जीवन शैली के अंदर और दैनिक दिनचर्या के अंदर बदलाव आया है, उस बदलाव के कारण हम रोजमर्रा चिकित्सक होने के नाते हम देखते हैं रेगुलरली लाइफ स्टाइल डिजीज का बर्डन बहुत अधिक बढ़ गया है। बिल्कुल।
और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारी लाइफस्टाइल सही है, इस तरह की कंडीशन और परिस्थितियों के हिसाब से आप बीमारी मुक्त भी रह सकते हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यह है, कुछ चीजें हैं अगर आप उनका ध्यान रखें तो आपको लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां ही नहीं, बहुत सारी अनेक बीमारियां ही नहीं कहते भी हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपने मेरे साथ चर्चा करी है अभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को लेकर के, ये सामान्य बीमारियां हैं एक तरह से देखा जाए तो। आजकल इनका इंसिडेंस बहुत कॉमन है। आप बात करते हैं डायबिटीज की, तो भारत देश के अंदर 15% के आसपास की आबादी इस बीमारी से सफर करती है। बीपी की बात करते हैं 30% लोग एक पर्टिकुलर उम्र के बाद इस बीमारी से सफर करते हैं। इनका मतलब क्या, बहुत बड़ा बर्डन है, बट ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, हमें ध्यान रखें तो मेंटेन कर सकते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी जो बीमारियां होती हैं, चाहे हार्ट अटैक है या आपकी किडनी की समस्या है, जिसको हम किडनी फेलियर सीकेडी बोलते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन के अंदर लकवा आना, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो उनके पीछे जो बड़ा कारण है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। नहीं डॉक्टर साहब, हम ब्लड प्रेशर और इनके संबंध में तो ये बात जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि गर्मी के मौसम में हम हमारी दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करके या लाइफस्टाइल में बदलाव करके गर्मी से होने वाले प्रकोपों से किस तरह से बच सकते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे हमने बात करी कि जो डिजीज का स्पेक्ट्रम है, तो बॉडी को एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत है, पर्टिकुलर रेंज ऑफ हाइड्रेशन की जरूरत है। गर्मी के समय पर हमने चर्चा करी इस तरह की बीमारियां हैं, इन्हें बचाने के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल अपना एक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा आने वाले 3-4 महीने के लिए। यस, आने वाले 3-4 महीने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि दिन बहुत जल्दी उग जाता है, आपको पता ही है, और सुबह 9 बजे से ही काफी धूप पड़ने जाती है। तो मेरे कहने का मतलब, आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपको घर से बाहर निकलना है तो बड़ी प्लानिंग तरीके से निकलना होगा। सबसे पहले जरूरी है हाइड्रेशन। आप कहीं भी गर्मी में बाहर निकलें, प्रॉपर टाइम पर अपनी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस जरूर मेंटेन कर रखें, यानी कि बीच बीच में आप पानी जरूर पीते रहें, नंबर 1। दूसरी चीज आती है कि अभी टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा और हवा भी चलने लग जाएगी, तो लू चलने लग जाएगी, गर्म हवाएं चलने लग जाएंगी। तो लू के कारण से भी, तो आप कहीं भी निकलते हैं, अगर आप दोपहिया वाहन के पास हैं, साइकिल से हैं, तो आप अपने शरीर पर, हम जिसको साफा बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, साफी बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होती है हमारी संस्कृति और बहुत लाभदायक भी होती है। नंबर 2, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर किसी जगह आपको जाना है, तो आपको लगता है कि वहाँ कितने समय रुकना है, हमें कितना टेम्परेचर वहाँ का रहेगा, तो उसकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से करें। इसके साथ साथ खान पान, मैं आपको बताना चाहूंगा, तरल पेय पदार्थ बहुत अधिक आपको आराम प्रदान करेंगे, क्योंकि जो जंक फूड होते हैं, जो गस्टी फूड होते हैं, वो इस समय आपका पेट खराब कर सकते हैं और वो आपको इन्फेक्टेड फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं भी कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षित और अत्यधिक मात्रा के अंदर आप तरल पेय पदार्थ पिएं, जिसके कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन भी ठीक रहेगा और आप इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण या गर्म लू के कारण एक्सपोजर से अपने आप को बचा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ सावधानियां, कुछ आपके खान पान में बदलाव। खान पान के अंदर पानी अच्छा पी सकते हैं आप, हम जिसको शिकंजी है, जो नींबू पानी जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं आप, इस तरह की चीजें, यानी कि इस समय के अंदर आपका सॉलिड फूड पार्ट कम रहेगा और जो लिक्विड डाइट है, लिक्विड या सेमी लिक्विड, यस, उसको आप बढ़ाएं। राबड़ी हो सकती है, छाछ हो सकती है, नींबू पानी हो सकता है या रायता हो सकता है। इस तरह की चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती हैं और मैं कहना चाहूंगा जंक फूड से परहेज करना चाहिए, स्पेशली गर्मी के समय पर हमें। डॉक्टर साहब, आपने फूड पॉइजनिंग का जिक्र किया, मेरे सवालों की लिस्ट में ये एक सवाल था जी कि फूड पॉइजनिंग गर्मी के दिनों में हमें विशेष तौर पे देखने को मिलती हैं। अभी शादियों का भी सीजन शुरू होने वाला है। उस दौरान हमें अखबारों में, टीवी में विभिन्न नज़रियों देखने को मिलेगा हमें कि फला जगह फूड पॉइजनिंग के लोग दिक्कत हो गई है, या कहीं 150 लोग बीमार हो गए, कहीं 40 लोग बीमार हो गए। तो फूड पॉइजनिंग चिकित्सकीय नज़रिए से क्या है और इससे किस तरीके से बचा जाए? बिल्कुल, देखिए, हम कोई भी चीज़ जो खाने के रूप में होती है वो एक भोजन का पार्ट ही रहती है। चाहे आप पानी पी रहे हैं या आप समोसा खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सॉफ्ट ले रहे हैं, सेमी सॉलिड, तो जो भी भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद में अगर भोजन किसी तरह से किसी भी कीटाणु से इन्फेक्टेड है तो हमारी बॉडी के अंदर वो समस्याएं पैदा करता है। कॉमनली जो फूड पॉइजनिंग समस्याएं होती हैं वो तो या तो अपर जीआई ट्रैक्ट की, जिसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन रहेगा, या फिर लोअर जीआई ट्रैक्ट, आंत के नीचे वाले हिस्से में जाके इन्फेक्शन पैदा कर देती है। जीआई ट्रैक्ट को आप हमारे दर्शकों को हिंदी भाषा में बता दें। हमारी जो आंतें हैं, आंतों के अंदर खाना पहुंचने के बाद में बीमारियां पैदा होंगी उसके अंदर से, तो हमें जैसे कि उल्टी आना, पेट में दर्द होना, जी मितलाना, इस तरह की समस्याएं, पेट फूल जाना, गैस अधिक बनना, या फिर लूज मोशन और डायरिया जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं, पेन एब्डोमेन और फीवर भी साथ में आ सकता है। यह तो फूड पॉइजनिंग के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो भोजन के कारण ये बीमारी होती है।
हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है, किसी भी तरह से गर्मी के समय पर हमारा भोजन इकट्ठा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक पुराना भोजन नहीं होना चाहिए, ताजा भोजन होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि ताजा भोजन गर्मी के समय पर बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन इस समय टेम्परेचर अधिक होने के कारण बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि कीटाणु अधिक ग्रो करते हैं। सर्दियों के समय पर टेम्परेचर के अंदर कीटाणु दबा रहता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भोजन हमारा ओवरलोडेड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि आप टुकड़ों में खाएं, कम खाएं, और भोजन के अंदर सॉलिड की जगह पर सेमी सॉलिड या लिक्विड आप रखें तरल पेय पदार्थों के रूप में, तो आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद स्कूल्स भी खुल गए हैं और बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो बड़ी बेहाल अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। आप कभी रोड से निकलेंगे तो आपको टेम्पो में या स्कूल बसेस में जाते हुए आपको बच्चे दिखेंगे। तो बच्चों के लिए किस तरीके से? बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हमारी एक बहुत बड़ी आबादी तबका जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट माता बहना या बुजुर्ग लोग या फिर ऐसे लोग जो बहुत बड़ी बीमारियों से सफर करते हैं, इन लोगों के लिए ये ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो छोटे बच्चे अभी स्कूल खुल गए हैं और उनकी स्किन भी बड़ी पतली होती है, नंबर 1, तो स्किन संबंधी समस्याएं बहुत कॉमन रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब इतना से रहेगा, या जैसे कि उनका जो कपड़ा होता है पहनने का, हाफ शर्ट की बजाय उनकी फुल शर्ट होनी चाहिए और सूती कपड़े की शर्ट होनी चाहिए, जिससे कि सूर्य की किरणें सीधी वहां तक नहीं पड़े। स्कूल के अंदर भी हमारे जो टीचर्स हैं या जो भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहें हाइड्रेशन के लिए, कि आप बीच बीच में पानी पिएं। बच्चा घर से खाना खा पी के आया है या उसने लंच लिया है नहीं स्कूल में, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके साथ साथ हम बच्चों को जब घर से ला रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो उस बीच में कितनी दूरी है, कितनी बच्चा हमारा धूप के लिए एक्सपोज होगा, उन सब की प्लानिंग भी पेरेंट्स को, गार्जियंस को या जो स्कूल में है उस तरह से हमें करनी चाहिए। अगर बहुत दूर तक बच्चे को धूप में चलना है किसी कारण बस, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें या तो पार्ट्स में लें, थोड़ी देर छांव में रुकें, कवर करें बच्चे को, बीच में पानी पिलाएं, फिर लेकर के घर पहुंचें। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी छोटे बच्चे और स्कूल खुलने के बाद में, और ये बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बच्चों की स्किन भी कमज़ोर होती है, इनका बॉडी का सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं होता। तो इस तरह की समस्याएं जो भी हीट से या फिर अपन बोलें समर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बच्चों के अंदर, प्रेग्नेंट माता बहनों में बहुत कॉमन होते हैं। तो यही है, स्कूल के अंदर हम ध्यान रखें कि बच्चों को पर्टिकुलर आवर के बाद में पानी के लिए मोटिवेट किया जाए, उनका जो लंच डिनर है वो प्रॉपर तरीके से हो, सुबह घर बच्चे आराम से उस तरीके से निकलें, और रास्ते के अंदर कहीं भी हों तो उन्हें बीच में जरूरत पड़ती है तो पानी पिलाया जाए। और जो कपड़े हैं वो इस तरह के हों, कवर्ड हों बॉडी, और सूती कपड़े हों, तो उसका बहुत अधिक फायदा मिल सकता है, बचाव मिल सकता है। डॉक्टर साहब, अगर बीमारियों को उम्र के हिसाब से क्लासीफाई किया जाए कि किस आयु वर्ग के लोगों को गर्मियों में किस विशिष्ट तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को आप हमें समझा पाएं तो बेहतर होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चों की हम बात करते हैं तो बॉडी बैलेंसिंग सिस्टम और स्किन बहुत कॉमन पतली होती है, स्किन कमजोर होती है। तो आप मान सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये तो स्किन एलर्जी, सन बर्न जिसको बोलते हैं, ये आपको बहुत कॉमन मिल सकता है। या फिर हीट टेम्परेचर की जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो जल्दी बच्चों में मिल सकते हैं, चाहे वो लू लगना हो या हीट स्ट्रोक हो, या फिर जो भी इवन हीट एंजाइटी या हीट स्ट्रेस जिसको हम बोल रहे थे, ये समस्याएं कॉमन हो सकती हैं। फिर बात आती है मिडिल एज, यंग हैं जो लोग हैं इस 30 उम्र के। डॉक्टर साहब, उससे पहले जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, 2 साल 4 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि इन दिनों में सामान्य तौर पे समस्याएं जिस तरीके से दस्त का होना, उनको उल्टी का होना, उनके साथ उस तरीके की दिक्कतें होती है। बिल्कुल, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो कि जैसे बात करें न्यूनेट्स कह सकते हैं मेडिकल भाषा के अंदर, 1-2 साल के बच्चे हैं, तो उनके अंदर और ज़्यादा बिल्कुल टेम्परेचर घर में ज़्यादा है, किसी तरह से मेंटेन नहीं है, बच्चे को अधिक मोटा कपड़ा आपने उड़ा रखा है, तो समस्याएं और जल्दी पैदा होंगी। बच्चे की जितनी कम उम्र है, आप ये मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन रेट उतनी ज्यादा है। जैसी एज बढ़ती जाएगी उतनी कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगी, बट पर्टिकुलर एक एज के बाद में। बट ओल्ड एज में अपने आप रिपीट करते हैं। तो जैसे बुजुर्ग अवस्था एक छोटे बच्चे अवस्था जैसी बनेगा या तो जैसे 5-6 साल तक 7 साल तक के बच्चे हैं तो उनमें ज्यादा रिस्क रहेगी। अगर व्यक्ति एडल्ट एज के अंदर है तो कम रिस्क होती है उसके अंदर। वापस अगेन पुनः वृद्धावस्था के अंदर भी इस तरह की सारी समस्याएं बहुत कॉमन हो जाती हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बाहर निकले हैं किसी कारण से तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा हैं, जस्ट लाइक बच्चों की तरह। नहीं, सामान्यतः हम देखते हैं कि बुजुर्ग तो इन दिनों में शायद एक टाइम ही खाना खाते हैं और एक टाइम तो वो बिल्कुल लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं। हाँ, आपकी बात सही है और ये जरूरी भी है, बट कई कारण बस जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर परिवार के अंदर कई बार ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सही है कि इस समय पर वृद्धावस्था वाले लोगों को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय बाहर नहीं निकलें, किसी काम में बिजी नहीं हो। घर परिवार के अंदर जो यंग लोग हैं, जो एक एडल्ट एज के अंदर हैं, वो उनकी जगह काम करें और उनका ध्यान रखें तो ज़्यादा जरूरी है।
डॉक्टर साहब, अगर लोगों को हीट स्ट्रोक या गर्मी से होने वाली और विभिन्न तरीके की बीमारी अगर हो जाएं तो उनका क्या घर पर रहकर इलाज संभव है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसे तुरंत उस तरीके की मेडिकल एड मिल जाए, तो वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिनको आप प्राथमिक उपचार के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हीट स्ट्रोक और गर्मी जनित बीमारी के संदर्भ में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं मेरे श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि यह मौसम बदला है। हम लोग कुछ सावधानियां बरत करके इस समय पर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल 100% तरीके से बच सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग करें, पानी खूब पिए, तरल पेय पदार्थ अधिक मात्रा के अंदर लें, खाना जो सॉलिड फूड है वो कम लें। इसके साथ साथ आप सूती कपड़े पहने, अगर बाहर निकल रहे हैं किसी कारण से तो सर पे गमछा वगैरह रखें, और जो खाना है वो जो भी भोजन आप खाने जा रहे हैं कहीं पर कहीं भी है तो आप देख लें कि बहुत इकट्ठा भोजन या पुराना भोजन नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉपर नींद लेकर के अपने आप को तनाव रहित रख सकते हैं आप। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, बिल्कुल उसका बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश हो। बट एक्सरसाइज किस टाइम पर करनी है वो भी इस समय जरूरी है। तो अर्ली मॉर्निंग करनी है, और किस तरीके की एक्सरसाइजेज करनी है। तो नहीं, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं वो कौन कौन से व्यायाम हैं जो गर्मी के दिनों में करने चाहिए। बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी जरूरी है, बट सबसे पहला ध्यान रखना तो जरूरी है कि आप कभी भी धूप में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। नंबर 1। 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, यानी कि जैसे कि जिसमें पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, रनिंग हो गई जी, और दूसरी होती है आइसोटोनिक, वेट लिफ्टिंग जी। तो इस एक्सरसाइज का भी क्राइटेरिया होता है, आप किस बीमारी से सफर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं कॉमन लेमैन में ये कहना चाहूंगा आमजन के लिए कि रनिंग और वॉकिंग इज द वेरी गुड एक्सरसाइज। आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हैं, अपनी एज के हिसाब से, अपने शरीर के संयम के हिसाब से आप रनिंग करें और रेगुलर वॉकिंग करें। टेम्परेचर का ध्यान रखें, एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं करें। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट, सामान्यतः अगर कुछ भी नहीं करना है तो वॉक, यस, तो हम पे जा ही सकते। वॉकिंग और रनिंग इज द नंबर 1 वेरी गुड एंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। तो आप एक्सरसाइज करके, अच्छी नींद लेकर, प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ अगर बाहर निकल रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरत करके, और भोजन में अधिक तरल पेय पदार्थ और सॉलिड भोजन कम लेकर अपने आप को इस गर्मी के मौसम के अंदर बीमारियों मुक्त रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं कि हमें संक्रामक बीमारियां देखने को मिलती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या गर्मियों के मौसम में भी इन बीमारियों के अलावा किन्हीं तरीके की संक्रामक बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, और जो कॉमन जो बीमारियां हैं जो फीको ओरल रूट से फैलती हैं, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, वन डिजीज जो वाटरबोर्न डिजीज होती है, वो इस सीजन में कॉमन मिलती है आपको। दूसरी कॉलेरा हैजा जो बहुत कॉमन है, जो कि इस बीमारी सीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जॉन्डिस जो वायरल हेपेटाइटिस पीलिया हो गया, आपका हैजा हो गया, या फिर आपका टाइफाइड फीवर हो गया। इस तरह की समस्याएं गर्मी के सीजन के अंदर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये बीमारियां फीको ओरल रूट से फैलती हैं। इनका इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बीमारियां फीको ओरल रूट से फैलती हैं, जो मुंह से खाते हैं और हमारे हाथ और खाने पाने की चीजें, और हमें पता है कि भोजन गर्मियों के अंदर जल्दी खराब होता है, जल्दी कीटाणु इसके ऊपर पनपते हैं, और इस कारण से बीमारी जल्दी फैल जाती है। डॉक्टर साहब, अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बुजुर्गों, बच्चों और कई तरीके के जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए किन विशेष सावधानियों की इस मौसम में आवश्यकता होती है? बिल्कुल, देखिए, बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट माताएं बहनें हैं, या फिर वृद्धावस्था में लोग हैं, या बहुत सारी बड़ी बीमारियां, जैसे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है। इस तरह के लोगों की इम्यूनिटी, बॉडी का मेंटेनिंग सिस्टम अपने आप में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कमजोर होता है। इस तरह के लोगों को बहुत अधिक हिदायत और सावधानी की जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आपके अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका जो भी एक्सपर्ट फिजिशियन या जहाँ से आप इलाज ले रहे हैं उनके आप कांटेक्ट में रहें, नंबर 1। दूसरी चीज आती है, आपके जो बॉडी है उस पर स्ट्रेस अधिक पड़ने वाला है, तो आप क्या करें कि हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जो सावधानियां हैं वो आपको अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामकेश परमार जी। आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना, और हमें उम्मीद है कि आप इनकी बातों को फॉलो भी करेंगे, जिससे आप इस गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियां, जैसा हमने जिक्र किया, लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक और पानी की कमी जैसी बीमारियों से आपको निजात मिले। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन DD नमस्कार।